आपको सही निवेश रणनीति बताने के साथ साथ हमारा काम है आपके पैसों का भी ख्याल रखना। जी हाँ, यही मकसद है मनी मंत्रा का, या ये भी मकसद है मनी मंत्रा का। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जाए, क्योंकि साफ तौर से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है और आप सब ने जो है जोर शोर से खरीदारी शुरू भी कर दी होगी। तो आज कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के केसेस सामने आ रहे हैं और कैसे बचा जाए, इन पर हम पहले आधे घंटे में बात करेंगे और अगले आधे घंटे में देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं क्या है आज ऑन द शो। फेस्टिव गिफ्टिंग पर कर बैठे क्लिक और उड़ गए सारे पैसे। ऑनलाइन शॉपिंग में धोखेबाजी के बढ़ते मामलों पर आज मनी मंत्रा की खास पेशकश। देश के सबसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट आज मनी मंत्रा पर आपको बताएंगे सावधानी से ऑनलाइन शॉपिंग करने के नुस्खे, जिनसे आप कर सकते हैं हैकर्स के नाक में दम। और आज मनी मंत्रा पर इंस्टाग्राम पर भेजे गए सवालों के जवाब। जानिए कौन सा फंड आपके लिए है सही और किस तरह से अपने निवेश लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह के तमाम सवाल आज मनी मंत्रा पर। तो बेहद खास शो, और ख़ास शो पर मेरे साथ है ख़ास मेहमान भी। स्वागत करती हूँ सबसे पहले पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर नितिन भटनागर का, और साथ ही मेरे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रितेश भाटिया। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और नितिन, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ता जा रहा है, हमेशा से वैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती ही आई है, लेकिन महामारी के चलते हमने देखा कि ऑनलाइन पर खरीदारी और तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बेसिकली ऑनलाइन डिजिटल इस्तेमाल बन गया है। मैं चाहती हूँ कि हाल ही में अगर मैं फेस्टिव सीज़न को ध्यान में रखकर बात करना चाहूँ तो किस तरह के धोखाधड़ी के केसेस सामने आए हैं। शुरुआत शो की इसी से करते हैं। कविता, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्कैमर्स जो ऑनलाइन स्कैमिंग करते हैं, ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उनका की टारगेट होता है इंडिविजुअल्स जो परचेजेस करते हैं ऑनलाइन। और जो जिस तरीके के फ्रॉड सामने आते हैं, और हर दिन ये फ्रॉड्स यूनिक होते चले जा रहे हैं। लोगों को फंसाने के नए नए तरीके ये हैकर्स ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही मैं एक केस बताता हूँ। मैं फिलहाल आज मैं मेरा लखनऊ में हूँ, और मेरे मतलब सोसाइटी में इधर एक ऐसे ही एक रिलेटिव, उन्होंने मेरे को बताया कि उनके साथ जस्ट 2 दिन पहले ही उनके कुछ 3 लाख रुपए उनके अकाउंट से चले गए। और फ्रॉडस्टर्स उन्होंने उन्होंने भी यही किया। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करी एक एक ऐसी वेबसाइट से जिसकी पहचान वो नहीं कर पाए, और उनको आइडेंटिफाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाए उस वेबसाइट को। उन्होंने ऐसी वेबसाइट से शॉपिंग करी, उनका सामान नहीं आ पाया। उन्होंने कस्टमर केयर, जो कि फर्जी था ऑब्वियसली, उसको कॉल किया, और कॉल करने के बाद उन्होंने उनके मोबाइल पे एक रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया, और उन्होंने उनके मोबाइल को एक्सेस लेके उनके अकाउंट से धीरे धीरे कुछ 3 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। यहाँ पे सबसे पहला ये पॉइंट बहुत जरूरी है जो सारे कंज्यूमर्स को ध्यान रखना है, कि वो किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाके परचेज ना करें जिसके बारे में वो ना जानते हो। ल्यूक्रेटिव ऑफर्स में आकर तो बिल्कुल भी ना जाए उन वेबसाइट्स पे, या फिर जो पॉपअप्स आते हैं आपके मोबाइल पे, आपके डिवाइसेस पे, कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको ये चीज इतनी सस्ती मिल रही है, प्लीज आप उनके झांसे में बिल्कुल भी ना आए। रितेश, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के आप एक्सपर्ट हैं, मुझे ये बताइए कि जब से महामारी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक इस तरह के केसेस में क्या आमतौर पे, अगर मैं कोई कंपैरिजन करना चाहूँ महामारी से पहले और बाद में, क्या इस तरह के केसेस में बढ़त हुई है? आपने देखा है कि इस तरह के केसेस बढ़े हैं? जी कविता, बिल्कुल। तो पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इतना मैं आपको कह दूं, कम से कम नहीं तो है ना 5 टाइम्स ये फ्रॉड इंक्रीज हुए हैं, इफ नॉट लेस। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि डबल है, मतलब मैं 5 गुना तो ये फ्रॉड्स 100% बड़े ही बड़े हैं। और बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इतना सारा अवेयरनेस करने के बाद भी अगर हम इन सारे फ्रॉड्स में से मतलब फंस रहे हैं, तो यानी कि हम
ऐसे शोज बार बार होने चाहिए और आपके जो कंज्यूमर्स है जो इतना पैसा कमा रहे हैं आपके बाकी सारे एजुकेशनल शो से लेके उनको ये भी समझना पड़ेगा कि इसको कैसे बचाया जाए। सबसे एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे ये जो आप काफी सारी चीजें जो खरीद रहे होंगे इसके अंदर क्या होएगा, आप यूपीआई का भी इस्तेमाल करेंगे और बहुत बार ऐसा भी होएगा कविता कि जो यूजर्स है, जो कंज्यूमर्स है इन चीजों के, वो इस गुड्स को रिटर्न करना चाहेंगे। जब आप रिटर्न करना जाएंगे तो प्लीज 2 बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, जो कस्टमर केयर नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऐप में से देखिए, आप गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, जो नंबर मिलेगा वो शायद फेक हो सकता है। और उसी के कारण जैसे मेरे मित्र नितिन ने बताया है जो उनके कजन के साथ हुआ है, वो यही हुआ है कि आपने किसी को फोन कर दिया, उन्होंने बोला हम इस पर्टिकुलर शॉपिंग वेबसाइट से हैं और हम आपको हेल्प करेंगे, और वो आपको कन्विंस करते हैं रिमोट एक्सेस ऐप्स जैसे कि एनी डेस्क हो गया या क्विक सपोर्ट हो गया, इनको डाउनलोड करने को। ये ऐप्स गलत नहीं है, ये कोई खराब ऐप्स नहीं है, एक्चुअली दे आर ऑल्सो यूजफुल ऐप्स, लेकिन इनका मिसयूज किया जा रहा है कविता। तो इस पर्टिकुलर चीज का आप बहुत ध्यान रखिए व्हेन आप खरीदने के बाद जब आप रिफंड की बात कर रहे हैं या गुड्स रिटर्न की बात कर रहे हैं कविता। लेकिन नितिन मुझे ये बताइए, आमतौर पे जो आजकल हम लोग कॉमन केसेस आते हुए दिखाई हम देख रहे हैं, जो नॉर्मल अखबार में आजकल आ रहे हैं, कोई एक लिंक आया, उस लिंक पर आपने क्लिक कर लिया और अचानक से आपके अकाउंट से सारे पैसे चले गए हैं। ये लिंक आपको ईमेल के जरिए भी आ सकता है, व्हाट्सएप के जरिए भी आ सकता है, एसएमएस के जरिए भी आ सकता है। ये किस तरह से धोखाधड़ी का एक केस है? देखिए कविता, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट अगर आपके ईमेल में आ रहा है या कोई वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये लिंक्स जो होते हैं सस्पिशियस है। पहले आपको हमें पता नहीं है कि ये कौन भेज रहा है और कहाँ से ये जनरेट हो रहे हैं। दूसरा, इन सस्पिशियस जो लिंक्स होते हैं इनके थ्रू फिशिंग स्कैम होता है। आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक लिंक आया और हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे रितेश मेरे को आई थिंक इसके बाद मेरे बाद वो सजेस्ट कर सकते हैं, उनके पास भी इस तरीके से आते हैं कि लोग आधी बात छुपाते हैं, वो ये नहीं बताते कि लिंक क्लिक किया और उन्होंने उसमें क्या क्या डिटेल्स दी। सो ये इसको हम बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स। सो यहाँ पे फिशिंग स्कैम से बचना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया क्यों हम लोग फंसते हैं, जाल में मछली तभी फंसती है जब उसको खाना मिलता है। इसी तरीके से ल्यूक्रेटिव ऑफर्स जब हम देखते हैं ऑनलाइन, हम उनमें बह जाते हैं और एंड देन वी हैव टू बेसिकली पे फॉर इट। सो वो फिशिंग स्कैम होता है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जैसे आपके पासवर्ड्स हो गए, बैंक अकाउंट नंबर्स हो गए, या फिर कोई आपको अननोइंगली कोई चीज डाउनलोड करने के लिए आपके डिवाइस पे बोलता है, तो आपको यहाँ पे अवेयर हो जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, अगर आपने लिंक पे क्लिक भी कर दिया तो आप उसको वेरीफाई तो करिए पहले कि वो वाकई में वो लिंक ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो आपको आगे कोई भी डिटेल्स देने की जरूरत ही नहीं है। चाहती हूँ कि रितेश आप नितिन की बात को ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए कई तरह के पैतरे हैकर्स निकालते तो हैं आपको ठगने के लिए, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब आप सामने से जानकारियां दे दें। तो अगर आपने किसी लिंक पर क्लिक भी कर दिया है, हो सकता है कि आपको शुरुआत में आभास हो कि ये सस्पिशियस है और अपनी जानकारियां देने से आप फिर भी बच सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपनी तमाम डिटेल्स दे देते हैं और फिर आपको पता चलता है, एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट से सारे पैसे चले गए। जी, तो कविता इसके अंदर ना हमको बहुत स्पेशली क्या ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि जैसे आपने मतलब आपको एक कोई पर्टिकुलर लिंक भी मिल गया, जैसे नितिन बता रहा था कोई फिशिंग लिंक पे आ गया, अगर वो पर्टिकुलर लिंक ऐसे आपको कोई जैसे फॉर्म पे लेके जा रहा है, हैकर्स जनरली क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम फेस्टिव सीजन के फ्रॉड्स की बात करें तो समझिए कि हैकर्स क्या करना चाह रहे हैं, वो आपको एक दूसरे पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेकर जाएंगे जहां पे मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चीप मिल रहा हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकदम हूबहू कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरह दिखेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा हो। जैसे कि आईफोन जो है जो 70,000 का है वो आपको दिखाएगा 25,000 में। ऐसे ढांचे में बिल्कुल मत फंसिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ओनली बाय फ्रॉम रेप्यूटेड साइट्स, कोई जो रेप्यूटेड शॉपिंग पोर्टल्स है आप वहीं से खरीदिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पोर्टल एक्चुअली सही है, मैंने इसके रिव्यूज पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो कैश ऑन डिलीवरी पे जाइए। कैश ऑन डिलीवरी पे जाने के बाद आप ये देखिए जब बंदा लेकर आता है, क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, ये अभी बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है।
कैश ऑन डिलीवरी से अगर वो लेकर आ रहा है और अगर वो आपको खोलने नहीं दे रहा है तो 99% चीज जो है वो फेक होने वाली है। यानी कि आपने एक महंगी घड़ी मंगाई है जो होगी 5,000 की, लेकिन अंदर निकलेगा कोई 200 रुपए की घड़ी। इसके लिए जो ओरिजिनल वेबसाइट्स जैसे रहते हैं, जो सप्लायर्स रहते हैं, वो अलाउ करते हैं कि आप खोलेंगे और आप चेक कर सकते हैं सीओडी के टाइम पे भी। लेकिन अगर आपको ये कोई नहीं कर रहा है तो प्लीज आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिटर्न कर दीजिए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपने अभी शॉपिंग की है फेस्टिवल के टाइम पे, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा, व्हाट्सएप आएगा या कॉल्स आएगा कि आपने कहीं पर शॉपिंग की हुई है। वो आपको इतना सारा डिटेल्स भी दे देंगे कि आपने एक चादर खरीदी, आपने पर्दे खरीदे, आपने इतने रुपए का खरीदा। आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे। वो कहेगा कि आपने एक 10 लाख रुपए का आपका लकी ड्रॉ में नाम आया है, आपको ये क्लेम करने के लिए आपको ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये प्लीज समझ लीजिए कि कोई भी शॉपिंग पोर्टल इधर ऐसा कोई भी ये सारे लकी प्राइजेस वैसा नहीं निकालते हैं, और अगर निकालते हैं तो वो अपने वेबसाइट पे डालते हैं। तो बहुत सारे लोग हम लोग इसको टाटा कार स्कैम बोलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम पे ये लोग यही कहते हैं कि टाटा नेक्सॉन जीत लिया आपने, टाटा की ये गाड़ी जीत लीजिए। तो प्लीज बहुत सतर्क रहिए इस चीज से। कई बार ना नितिन ऐसे भी आते हैं मैसेजेस या ईमेल्स जहाँ पर बोल देते हैं कि आपका जो ये शिप है, ये जो गिफ्ट है, ये यहाँ से शिप हो गया है, इसकी शिपिंग डिटेल्स ये है, या इस शख्स ने आपके लिए ये गिफ्ट चुना है। और होता ऐसा है कि जिस शख्स का नाम लेकर आपको मैसेज या ईमेल आता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में निकलते ही हैं, आपकी जान पहचान के ही कोई लोग होते हैं या नाम होता है। ये कैसे एक धोखाधड़ी का केस है? देखिए कभी यहाँ पे तीन चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। मैं यूजर्स के लिए बताता हूँ कि जब आप एक ही डिवाइस को यूज करते हैं अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, तब आपके डिटेल्स एक्सचेंज बहुत होते हैं इधर से उधर, और अब आपकी वहां से डिटेल्स लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप अपने पर्सनल डिवाइसेस को अपनी वर्क डिवाइसेस से सेपरेट रखें, जिससे कि आप जो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आपका ऑफिस का काम ऑफिस का रहे, और जो आपका पर्सनल काम है आपका पर्सनल रहे। उससे क्या होगा कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के ब्राउजिंग के थ्रू, तो हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर या फिर कोई ऐसा वायरस हो जिससे कि वो सारी की सारी डिटेल्स लीक हो जाए। पहला चीज। दूसरी चीज है कि आपको कुछ बेसिक हाइजीन्स का ध्यान रखना है, जैसे पासवर्ड्स को थोड़ा सा सिक्योर करके चलना है, जो हम लोग काफी बोलते हैं। और लोग आज भी अगर हम ग्लोबल सर्विस की बात करें, वेरियस ग्लोबल सर्विस की, तो पासवर्ड्स आज भी लोग बहुत ही कॉमन पासवर्ड आते हैं जो उनको याद रहते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड्स को स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको रेगुलरली अपडेट करना, बनाने के बाद अच्छा पासवर्ड या पास फ्रेज बनाने के बाद सिर्फ उसको परमानेंटली यूज करना भी नहीं है, उसको रेगुलरली अपडेट करना है। और द थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, आप जब भी अपने यूजर नेम और पासवर्ड्स को यूज करते हैं तो उसके साथ साथ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी यूज करें। मे बी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आप सिक्योरिटी टोकन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट्स को हैकर से बचाएगा और आपके अकाउंट्स को और ज्यादा हार्ड बनाएगा, और उसकी डुप्लीकेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सो यहाँ पे फ्रॉड्स हैं। यहाँ पे डिटेल्स, जब हम अपनी पर्सनल डिटेल्स को लीक करते हैं, चाहे हम शॉपिंग मॉल में जाके हमें कोई ऑफर दे रहा है कि आपको सर ये फॉर्म भरना है और आपको ये डिटेल्स देनी है, जब हम वो डिटेल्स देते हैं, या फिर हम कई रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं वहां अपनी डिटेल्स देते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंज्यूमर्स को कॉशियस होना है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कहाँ कहाँ दे रहे हैं। और आपको कॉशियस इसलिए भी होना है क्योंकि आपकी वो पर्सनल डिटेल्स आपके लिए ही नुकसान कर सकती है, और आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो आपके फाइनेंशियल अर्निंग्स है, जो आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, वो आपका हैकर्स स्टील करके लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पे ये अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी तक मेरे ख्याल से पासवर्ड वाली पॉइंट पर मैं आना चाहूँगी रितेश के साथ, क्योंकि ये तो रितेश भी जानते हैं, मेरा भी निजी एक्सपीरियंस है। एक तो हम लोग पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, बाद में कहाँ पर इसको ट्रैक करना होता है, कहाँ स्टोर करना होता है, वो हमारे बस की नहीं होती, या हम लापरवाही जो है वो बरत देते हैं। रितेश, मुझे ये बताइए कि क्या एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इनफ है
क्या हमारे पासवर्ड को हम इतना मजबूत बनाएं ताकि हैकर्स इसको पहचान ही नहीं पाए, इसको तोड़ ही नहीं पाए, लेकिन क्या ये पर्याप्त है या इससे भी ज़्यादा हमें सख्त कदम उठाने चाहिए? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, डिटेल्स आप सब जगह जाके ना दें, जैसे कि नितिन ने भी कहा कि आप कहीं पर भी जाते हैं अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है, हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, वहाँ पे आपके नंबर मांग लेते हैं। आजकल तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सब कह रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर आपको ई बिल आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रिंट आउट नहीं दिया जा रहा है कहीं पर भी। आप रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका नंबर नोट डाउन हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैडम जब टेबल मिलेगा तभी आपको बुलाएंगे फ़ोन करके। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे एहतियात बरतें? तो देखिए कविता, इसके अंदर क्या है पहले तो पहले जैसे आपने सही कहा कि पासवर्ड तो स्ट्रांग होना चाहिए। नितिन ने ये भी बताया कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में रिकवरी ऑप्शंस भी होते हैं, आपका रिकवरी ईमेल, आपका रिकवरी फोन नंबर, तो ये चीज भी डालना बहुत जरूरी है। अभी बात ऐसी आती है कि इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें, तो उसके लिए एक है कि आप एक पासवर्ड मैनेजर, आप एक ऐप जो रहता है, कोई भी एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर जो है, जो मोस्ट ट्रस्टेड होएगा, आप उसके रिव्यूज देख सकते हैं ऑनलाइन कि कितने मिलियन डाउनलोड्स है, वो वाला पासवर्ड मैनेजर आप डाउनलोड कर दीजिए। ये यूजुअली एक डिवाइस के लिए फ्री रहता है और आपको अभी सिर्फ और सिर्फ उसका पासवर्ड याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो आपको बाकी जितने भी पासवर्ड्स है वो आपको याद नहीं, मतलब आप नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस अगर आप ये कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो बुक्स में लिख के बैठता हूँ, बिकॉज मैं मतलब कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी पे इतना नहीं भरोसा रखता हूँ और ना ही मेरे दिमाग पे भी इतना भरोसा रखता हूँ कि मैं ये सारी चीजें याद रखूंगा। तो मैं एक पेपर पेन पे भी लिख के रखता हूँ। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और बताना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है, स्पेशली मतलब एक दुखद चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने महामारी के टाइम पे बहुत सारे लोगों की मतलब जैसे डेथ्स हो गई, बहुत यंग लोगों की डेथ्स हो गई। तो काफी सारे लोग मेरे पास भी आए कि देखिए मेरे बच्चे का या मेरे डैडी का या मेरे हस्बैंड का या वाइफ के पासवर्ड्स अभी नहीं मिल रहे और हम बहुत सारी चीजों में अटक गए हैं। आप क्या हैक कर सकते हैं, आप क्या निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके घर में कोई जो पार्टनर हो उसको भी पता हो कि आपके ये पासवर्ड्स क्या है। तो अगर जैसे आपने पासवर्ड मैनेजर डाल दिया या तो कोई किताब में लिख के रखा है, तो इन केस कभी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज हो जाए तो आपके घर वाले अटक नहीं जाएंगे इस पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि आपके बहुत सारे फंड्स, आपके बहुत सारे पैसे, बैंकिंग रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सारी चीजें उस एक पासवर्ड पे भी डिपेंडेंट है बिसाइड्स द फोन। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप लिख के रखें या तो आप एक पासवर्ड मैनेजर बनाएं। ऑलराइट, लेकिन नितिन यहाँ पर क्योंकि महामारी का जिक्र किया और काफ़ी सारी अनहोनियाँ हुई हैं, एक और चीज़ और एक और ज़रिया हैकिंग का और धोखाधड़ी का है चैरिटी एसएमएसेस या चैरिटी मेल्स। क्योंकि हम सबको महामारी ने ज़िंदगी का एक ऐसा रूप भी दिखाया है जहाँ पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ हम सबको महसूस हुई है। अब ऐसे में हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता है सोसाइटी के प्रति, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। किस तरह से चैरिटी के जो एसएमएस होते हैं या बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह से क्राउड पुल करके पैसे सोर्स करती हैं, उनके नाम पर भी हमने देखा है कि कई तरह के एसएमएस आते हैं, मेल्स आते हैं, लिंक्स पे लोग क्लिक कर लेते हैं और फिर वो शिकार हो जाते हैं किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइम का। मुझे बताएं कि इससे कैसे बचा जाए और कैसे इनको पहचाना जाए सबसे पहले तो कि ये जेन्युइन है या नहीं है। देखिए, आई थिंक कविता, ईमेल्स जब आते हैं, अगर आपको फॉर एन एग्जांपल, रितेश सेंडिंग एन ईमेल टू नितिन, अगर नितिन को रितेश भाटिया मेल भेज रहे हैं नितिन भटनागर को, तो मेरे को पता है कि उनकी ईमेल आईडी क्या है और वो मेरे को किस तरीके से, किस ड्राफ्ट कंटेंट में मेल मेरे को भेजेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, हो सकता है कि रितेश की ईमेल आईडी यूज करके भी मेरे को कोई मेल भेजा जाए बट वो रितेश ना हो। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मैं उस किसी एक नॉर्मल कंज्यूमर की जगह हूं, तो मैं उस ईमेल आईडी का एड्रेस को वैलिडेट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो क्या जेन्युइन सोर्स से आ रहा है मेरे पास। अगर मेरे को थोड़ा सा भी शक होता है, और शक कैसे होगा मेरे अंदर, मन के अंदर पैदा, जब मैं उस ईमेल का कंटेंट देखूंगा, वो मेरा मेल कंटेंट मेरा और रितेश के कम्युनिकेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगा। हो सकता है उसमें कुछ अल्फाबेट्स गलत हो, उसके अंदर ईमेल आईडीज के जो रितेश की जगह RI की जगह R1 लिखा हो। सो ये सारे पैरामीटर्स को मैं चेक करूंगा, बहुत ही ग्रैनुलर जाके, बिल्कुल छोटी सी छोटी चीज को मैं चेक करूंगा बिफोर मैं उस ईमेल पे रिएक्ट करूं। चाहे वो मेल किस तरीके का भी हो, मैं पूरा रिव्यू करूंगा उस मेल को,
ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं देखूंगा कि वाकई में क्या वो रितेश ने मेरे को मेल भेजा, या रितेश के से मेरे को वो मेल एक्सपेक्टेड था, फर्स्ट ऑफ ऑल था, तो वो उस मेल का कंटेंट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को मैं वैलिडेट करूंगा। सिमिलर वे में जब आपको कोई चैरिटी या फिर कोई ऐसे ही किसी सोसाइटी का कोई मेल आता है, तो आपको यहाँ पे उसका लेजिटिमेट वो ईमेल है या नहीं है, उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी एनजीओ ने अगर आपको मेल भेजा, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी वेबसाइट को सर्फ करिए गूगल पे जाके, उनके नंबर्स पे जाके कॉल करके देखिए कि क्या वो वही लोग हैं जिन्होंने आपको मेल भेजा है। अगर उन लोगों ने आपको मेल भेजा है तो वो एक्नॉलेज करेंगे, देन आप रिएक्ट करिए। आप एकदम से भावुक होके इमोशंस में आके आपको किसी भी मेल के आए मेल का जवाब नहीं देना है। क्लिक करके कोई आपसे पैसे मांग रहा है, उसको पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं। वैलिडेट करिए, ऑथेंटिसिटी चेक करिए, देन रिएक्ट। बिकॉज आपको ये सोचना चाहिए कि कोई अगर आपको मेल भेज रहा है, क्या आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप थे उस एनजीओ के साथ? क्योंकि आजकल एनजीओ जो होते हैं वो आपके ऑथेंटिक होते हैं, कुछ यूजर्स कनेक्टेड होते हैं, कुछ रेफरेंस के बेस पे चलते हैं। सो यहाँ पे आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट पेइंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी तरीके से भी आप पे कर रहे हो, ऑनलाइन पे कर रहे हो, आरटीजीएस कर रहे हो, या एनईएफटी कर रहे हो, या फिर आईएमपीएस कर रहे हो, या मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हो, आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज करके आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। हाँ, क्यूआर कोड स्कैन पर मुझे आना है रितेश, यहाँ पर कैसे बचा जाए? क्योंकि हम तमाम तरह के ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपे हो गया, यूपीआई हो गया, यहाँ पर हम सब जगह स्कैन करके ही पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमने देखा है कि धोखाधड़ी हो रही है। जी हाँ। तो करके इसके लिए ना सिर्फ 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1, आप जभी भी कहीं पर जाएँ और यूपीआई के थ्रू अगर आप स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, कोई रिटेल शॉप में जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, स्कैन करने के बाद तुरंत पेमेंट मत कीजिए। आपका जो उसपे उनका जो वीपीए वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस जो दिखाता है, आप उनको दिखाइए, क्या ये आपका ही है? तो मैं आगे पैसे भेजूँ। वो बोलेगा हाँ। अभी आप बोलेंगे कि अगर उसके दुकान पे स्टिकर लगा हुआ है तो पूछने की क्या ज़रूरत है? बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसके दुकान पे जो स्टिकर है ना, उसके फिर पड़ोसी ने या कोई अंदर के एम्प्लॉई ने अपना खुद का एक क्यूआर कोड लगा डाला है और इस मालिक को पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंफर्म करें ताकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई। कल से अगर पैसा नहीं आया तो हम उसको बोल सकते देख भाई हमने तेरे को पूछा था। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज हो गई है ये बहुत मतलब दिमाग में गांठ बांध कर रखिए कि अगर आपको यूपीआई से पैसा आना है तो आपको कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, आपको कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है, ना ही आपको कोई पिन डालना है, क्योंकि आपको पैसा आ रहा है। जैसे अगर मेरे को आपको नेट बैंकिंग में पैसा भेजना है, क्या आपको कुछ लिंक क्लिक करना पड़ेगा? क्या आपको आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा? नहीं। तो उसी हिसाब से जब आपको पैसा यूपीआई के थ्रू आ रहा है, आपको अपना पिन डालने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम ये फ्रॉडस्टर्स यही करेंगे, आपको बोलेंगे ये मैसेज है, प्लीज आप इसको फॉरवर्ड कीजिए। बिल्कुल भी वो मैसेज फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि अगर आपने वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जहां पे वो बंदा कह रहा है फॉरवर्ड करने को, तो जो आपका जो यूपीआई है जो आपके बैंक से एसोसिएटेड है वो उसके फोन पे एक्टिव हो जाएगा और वो पिन उसमें सेट कर देगा और फिर आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं यूपीआई के लिमिट के हिसाब से वो खर्चे करते बैठेगा। तो प्लीज यूपीआई रिलेटेड ये चीजें ध्यान में रखिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी है, भले आप भीम यूपीआई यूज कीजिए, गूगल पे यूज कीजिए, पेटीएम यूज कीजिए, ये सारे काफी सिक्योर है। ऐसे इनकी हैकिंग नहीं हो सकती है। हैकिंग तभी हो सकती है जब आपने पैसा आने के टाइम पे भी अगर आपने पिन डाल दिया, यानी कि आपका पैसा जा रहा है और आपने कोई गलत क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया। अच्छा नितिन, हमने देखा है कि फ्री वाईफाई सर्विसेज लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप फ्री वाईफाई लेते हो, क्या आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और तमाम तरह की साइट्स जहाँ पर भी आप जाके शॉपिंग ही कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्या वो सेव हो जाती हैं जो भी आपको वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? और दूसरा, क्या वाईफाई सर्विस इस्तेमाल करते वक्त अगर आप इनकॉग्निटो मोड में जाते हो तो क्या ये सुरक्षित है? देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा यहाँ पे, नथिंग कम्स फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल। Absolutely. नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं तो आपको कॉशियस रहना। आपको कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग कोई भी एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए जब आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पे होते हैं, स्पेशली जब आप एयरपोर्ट्स पे हैं या फिर आप किसी और जगह पे हैं जो कि पब्लिक वाईफाई आपको फ्री में एक्सेस दे रहा है। सो यहाँ पे कॉशियस हो जाना है।
और देखिए किसी भी आप मोड में रहते हैं, हैकर्स जब आपके स्कैन करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैन करते हैं, दे डोंट रियली बॉदर अबाउट इट फ्रॉम वेयर द डेटा इज कमिंग। तो डेटा उनका टारगेट ही होता है कि वो किस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करें। उनके पास टूल्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होते हैं, दे कैन रियली गेट द डेटा आउट फ्रॉम वेयर वेयर दे वांट। बट द थिन लाइन जो यहाँ पे है, वो जो सबको ध्यान रखनी है, पब्लिक वाईफाई और जो कि फ्री मिल रहा है उसको अवॉइड करें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए आप नॉर्मल सर्फिंग कर सकते हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट में आपको फ्लाइट का स्टेटस चेक करना है, और वैसे भी आप सबके पास आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, यू कैन आप सब वहीं चेक भी कर सकते हैं। बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी प्रोफेशनल काम आप उस पब्लिक वाईफाई पे ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि चांसेस आपके साथ रिस्क बहुत ज्यादा हाई है वहां पे आपके डेटा का लॉस होने का। अच्छा रितेश, ये बताएं कि व्हाट्सएप कॉल पर कैसे ठगी होती है? व्हाट्सएप कॉल पर कैसे ठग जाते हैं लोग? व्हाट्सएप कॉल पे वैसे ठग नहीं होते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ओवरऑल पे काफी सारे ठग जाते हैं। जहाँ पे अभी अगर आप देख रहे होंगे तो लेटली वो बोल रहा है ओटीपी शेयर करने को, अगर आप ओटीपी शेयर कर देते तो आपका व्हाट्सएप उनके यहाँ पे चला जाता है। उसमें भी बचने का एक उपाय है कि आप एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए। बाकी कॉल पे ठगने का दूसरा इनका ये तरीका, ये व्हाट्सएप इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि ताकि वो जो सिम नंबर है वो वैसे तो एक्टिव रहता नहीं है उनका, तो वो लोग ने सिम लाइक एक नंबर लिया है खाली एक ओटीपी के लिए, और अभी वो वाईफाई के थ्रू वो कॉल्स चला रहे हैं या तो अपने डेटा के थ्रू वो कॉल चला रहे हैं, लेकिन नंबर उनका कंप्लीटली इनएक्टिव रहता है। वहां पे आपको ये बहुत सारी चीजें मतलब बेचने की कोशिश करेंगे या बोलेंगे कि आप ये जीत गए हैं, या तो अभी जैसे जो क्रिप्टो का हो रहा है, क्रिप्टो का काफी सारा हो रहा है कि क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कीजिए वगैरह, और ये स्कैम 100% अभी फेस्टिव सीजन पर में बढ़ेगा, जहां आपको बोलेंगे स्पेशली धनतेरस के टाइम पे भी कि अगर आप इतने बिटकॉइंस ले लीजिए उतने, ऐसे आपको बहुत सारे मैसेजेस भी आए होंगे, इनको कंप्लीटली इग्नोर करने का है कविता। एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके का स्कैम लगता है नितिन, वो है कि ओवर पेमेंट स्कैम। कहीं आपको आता है मैसेज कि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, और तुरंत ऑब्वियसली अब कोई भी ज़्यादा पैसे तो खर्च करना पसंद नहीं करता ना, तो आप जल्दी से करेक्ट। उस लिंक की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर ठगी हो जाती है। तो ये एग्जैक्टली। लैंग्वेज किस तरह की होती है आपको फंसाने के लिए? देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। अब आप एग्जैक्टली। सोचिए, आईटी रिफंड्स एक ऐसा मौका होता है हाँ। जहां हैकर्स इसको यूज करते हैं। पता होता है कि मार्च एंडिंग है एंड देन आईटी रिटर्न्स फाइल करने हैं, फिर आपको रिफंड आने शुरू होंगे अगले 1-2 महीने में, या उसी टाइम से आने शुरू हो जाते हैं कुछ। और यही एक मौका होता है जहां हैकर्स आपको टारगेट करते हैं, आपको ऐसे दिखाते हैं कि आपको आईटी डिपार्टमेंट से रिफंड आने वाला है, और आपने, और यूजुअली क्या होता है कि अ, हम लोग करते ही हैं रिफंड फाइल, एंड आई थिंक वी समटाइम्स गेट द रिफंड, वी डोंट रियली गेट द रिफंड, एंड समटाइम्स जब हम फाइलिंग कर रहे होते हैं तो निल होता है। बट जब इस तरीके के मैसेज आते हैं, अरे रिफंड आया है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि हमारे को कोई लगता है कि हो सकता है कि यार रिव्यू सबमिशन या कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें हमें रिफंड मिल गया हो। सो ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आपको सचेत होना है कि आपको कभी भी इस तरीके से रिफंड के मैसेजेस नहीं आएंगे। आपको अगर कुछ आएगा तो आपके ईमेल पे आएगा और वेबसाइट पे आएगा, और आप अपने अकाउंट में ट्रैक कर सकते हैं कि आपके ई फाइलिंग का क्या स्टेटस है। सो यहाँ पे ये कॉशियस होना जरूरी है। कुछ मौके होते हैं जहां पे हैकर्स टारगेट करते हैं। फेस्टिव सीजन एक ऐसा है मौका, इस टाइम पे हो सकता है कि आपने कोई शॉपिंग करी हो, और आपको उस शॉपिंग मॉल से मैसेज आ जाए कि सर आपने शॉपिंग करी थी, आपके कुछ रिफंड्स आने हैं, सो प्लीज आप आके कलेक्ट कर लीजिए। और या फिर आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको कोई स्कैन करना है कोड, या क्यूआर कोड स्कैन करना है, और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना है, कि ऐसे ही किसी भी लिंक पे जो कि सस्पिशियस हो, आप क्लिक ना करें, चाहे वो क्यूआर कोड हो, चाहे वो आपके मैसेजेस में आया हुआ लिंक हो, या किसी भी तरीके के का तरीका हैकर्स यूज कर रहे हैं, या फोन कॉल करके आपसे से पैसा निकालने की या देने की बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हो जाए। ख्याल से नितिन ने मेरे लिए शो का रैप अप भी कर दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि फेस्टिव सीज़न का अवसर है, आप जमकर खरीदारी करें, लेकिन हाँ
आपको खरीदारी जो करनी है वो सतर्कता के साथ करनी है, सावधानी के साथ करनी है और इस तरह से करनी है ताकि आप हैकर से भी स्मार्ट निकले। और वो कैसे होगा, इसके तमाम गुरु मंत्र हमने आपको आज की इस पेशकश में दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका, नितिन आपका, समय निकालकर निवेशकों को सतर्क बनाने के लिए और उन्हें आगाह करने के लिए। मनी मंत्रा में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे बलवंत जैन, जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। और हाँ, ये जो शो है ना वो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव जा रहा है। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए और हम देंगे आपको जवाब आपके सवालों पर लाइव। बने रहें। हैं मनी मंत्रा, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब वो आधा घंटा जहां पर हम देते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और इस खास पेशकश में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और इस आधे घंटे में बताएं दर्शकों को कि हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, जहां पर हम लाइव हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। अगर आप देख रहे हैं ये शो और अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो झटपट कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालिए। शुरुआत करेंगे पहले दर्शक के साथ और आज की इस कड़ी में मैंने काफ़ी सारे सवाल इंस्टाग्राम से लिए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और कई सारे सवाल होते हैं। तो मनीष मेरे ख्याल से एक इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष, हाय, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग कप्ता मैम, थैंक यू, आपने मेरा कॉल लिया जी। और गुड इवनिंग बलवंत सर, मुझे काफी उम्मीद है कि आज मेरे सारे जवाब मिलेंगे। बिल्कुल सही जगह आपने सवाल पूछा है। बताइए, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड को लेकर आपका सवाल है। 7 साल से निवेश कर रहे हैं ना इसमें? नो, एक्चुअली मेरा सवाल मैम मेरा हस्बैंड वाइफ का सवाल है। अभी मैंने और मेरी वाइफ ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। अब टर्म इंश्योरेंस हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो मुझे अपना और अपनी वाइफ का टर्म इंश्योरेंस एक ही लेना चाहिए या दोनों के लिए अलग अलग लेना चाहिए, और कब तक मैं ले लूँ उसे, और कौन सी कंपनी बेटर है? ऑलराइट, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, आपकी उम्र क्या है? मेरी 32 ईयर्स मैम। ओके, आपकी ईयरली इनकम? ईयरली मोर देन 5 लाख। ऑलराइट, परिवार में और कौन कौन है? मेरी और मेरी वाइफ, 2 लोग। ऑलराइट, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल टर्म प्लान को लेकर। बलवंत जी, आपके पास आऊँगी मैं। सबसे पहले टर्म प्लान लेने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है? किन किन सूरतों में आपको टर्म प्लान लेना चाहिए? अकेले कमाने वाले हो तब लें, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, आर्थिक तौर पे लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, जो शायद अगर आप ना रहें तो आपके परिवार वालों को काफ़ी कठिन समय जो है वो बिताना पड़ सकता है, गुजरना पड़ सकता है उससे। देखिए कविता, आपने सही कहा। मतलब टर्म प्लान ही नहीं, कोई भी अगर इंश्योरेंस आपको खरीदना है तो अगर आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो ही आपको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं कहूँगा, जैसे जो प्योर होम मेकर है या जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कमा रहा है उसके लिए इंश्योरेंस की जरूरत है, और वो भी जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बियॉन्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। ऑलराइट, आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर फिर टर्म प्लान को लेकर? अभी इनको पूछ लेते हैं ना कि ये अकेले कमाते हैं या इनकी वाइफ भी कमाती है। क्या आपकी वाइफ भी कमाती है मनीष? नो मैम, वो हाउस वाइफ है। तो जैसे मैंने बताया मनीष जी की, आपको जॉइंट टर्म प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ पे सिंगल टर्म प्लान खरीद लीजिए। आपकी जितनी इनकम है उसका 12 से 14 गुना टर्म प्लान है वो ले लीजिए। और टर्म प्लान खरीदते समय अगर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, टैक्स सेवी है तो ऑनलाइन खरीदिए। ऑनलाइन थोड़ा सस्ता मिलता है। जहां तक प्रश्न है कि आपको किस कंपनी से खरीदना चाहिए, तो यह डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पर, आपकी एज पर। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप जो वेब एग्रीगेटर policybazaar.com जैसे हैं उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, आपका डिटेल वगैरह डाल दीजिए और फिर देख लीजिए कि जो इंश्योरेंस कंपनी कम से कम उसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% से ऊपर है, और अगर सिमिलर है तो जो कम प्रीमियम चार्ज करती है उससे ले लीजिए। टर्म प्लान लेते समय या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय जो प्रपोजल फॉर्म जो है वो आप खुद ही अपने हाथ से भरिए, और भरते समय पूरी ईमानदारी बरती। आपकी अगर मेडिकल हिस्ट्री में कोई भी एडवर्स फैक्टर है तो भी आप उसको ऑनेस्टली मेंशन कर दीजिए आपके फॉर्म में।
ऑलराइट, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? नो मैम, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और राघव का सवाल मैं यहाँ लेना चाहूँगी। इनका सवाल फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर है। बलवंत जी, हमने हाल ही में पूरा एक शो किया है फ्लेक्सी कैप में, लेकिन बताएं फ्लेक्सी कैप फंड इनको अगर शामिल करना है तो क्यों शामिल करना है? मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, वरना मैं इनसे पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से इन्होंने बनाया है वो पूछ सकती थी, लेकिन स्पेसिफिक सवाल है फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर। किस तरह से एक फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो में हो बलवंत जी, तो आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन अपना सकते हैं इसके ज़रिए, क्योंकि एक तरह से आपका जोखिम कम हो जाता है और साथ ही रिटर्न बढ़ने की भी ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, बशर्ते आपका जो पोर्टफोलियो है वो लंबी अवधि का हो। बताएं फ्लेक्सी कैप फंड किस लिहाज से पोर्टफोलियो में शामिल करें? देखिए, जैसा नाम ही फ्लेक्सी कैप है, मतलब आपको जो आपका फंड मैनेजर है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अभी सेबी ने जब ये रिक्लासिफिकेशन, रिकैटेगराइजेशन किया म्यूचुअल फंड स्कीम का, तो स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जैसे लार्ज कैप है उनको 80% लार्ज कैप फर्स्ट टॉप 100 कंपनीज में डालना चाहिए पड़ेगा। इसी तरह जो स्मॉल कैप मिड कैप है उनको भी 65% रेस्पेक्टिव में डालना चाहिए। मल्टी कैप फंड है उनको भी 25% सब में डालना चाहिए। तो उसकी तुलना में जो फ्लेक्सी कैप है उसमें 65% इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि उसके बिना उसको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। परंतु 65% के अंदर जो फंड मैनेजर है उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस में इन्वेस्ट करना चाहे। तो जैसे आपने देखा होगा कविता की, ये जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो एक तो अक्रॉस इक्विटी मार्केट रहती है, दूसरी सेगमेंट वाइज भी वॉलेटिलिटी रहती है। कभी लार्ज कैप दौड़ता है, कभी स्मॉल कैप दौड़ता है। तो अब एज ए स्मॉल इन्वेस्टर या एवरेज इन्वेस्टर अपने को पता नहीं चलता कि कौन सा सेगमेंट चलने वाला है। तो यह फ्रीडम जो फ्लेक्सी फंड का मैनेजर है उसको रहती है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो अगर आप कोई सेगमेंट वाइज अगर फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो फ्लेक्सी कैप स्कीम अच्छी है। और जहां तक प्रश्न है कि कौन सी स्कीम में डालना चाहिए, अभी ऐसा है कि स्कीम तो परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है, पर आज की तारीख में मेरी ओपिनियन में पीजीआईएम का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें डाल सकते हैं और डायरेक्ट प्लान ले और ग्रोथ ऑप्शन ले। और चूंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी है और उसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है वो और जो फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में उससे कम है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप ही क्यों चुना है? क्या इससे बेहतर परफॉर्म करने वाले कोई फ्लेक्सी कैप फंड है नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगा। और दूसरा एक और कारण है कि उसका जो डायरेक्ट प्लान है उसका फंड मैनेजमेंट चार्जेस बहुत कम है। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो परफॉर्मेंस है वो फंड मैनेजमेंट चार्जेस की वजह से इम्पैक्ट होता है। बलवंत जी, मैं नहीं जानती कि हमारे दर्शक जो हैं राघव ये कितने बाज़ार को लेके जानकार है, तो इस स्थिति में क्या डायरेक्ट प्लान फिर भी रेकमेंड करना सही होगा? हाँ, मतलब मेरा तो सजेशन रहेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे नहीं खरीदना चाहिए। आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहिए फी फॉर सही बात है। ओनली फी एडवाइजर से, और फिर डायरेक्ट प्लान में करेंगे तो जो फाइनेंशियल प्लानर है उसकी जो फीस है वो आपका जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस का जो डिफरेंस है उसमें ही वसूल हो जाती है। अच्छा, किस तरह का पोर्टफोलियो मिक्स है इस फंड का? ये मैं नहीं देख पाया। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप आप रेकमेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट प्लान रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन राघव से मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद ही फंड को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आप रेगुलर प्लान के ज़रिए भी निवेश कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फीस आपको हालांकि ज़्यादा देनी पड़ सकती है, लेकिन कम से कम आप शुरुआती दौर में, क्योंकि आप सीख ही रहे हैं अगर निवेश की बुनियादी बातें, तो आप रेगुलर प्लान के ज़रिए भी निवेश कर सकते हैं। और रिटर्न के लिहाज से आप चाहें तो तमाम वेबसाइट्स हैं जहां पर अंसा हेल्थ केयर फंड लेना चाहिए, और साथ ही लंबी अवधि के लिए इन्होंने अपने लिए 2 फंड्स का चुनाव किया, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी और आईसीआईसीआई कमोडिटीज़ फंड। तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर फंड क्या अब खरीदना होगी आपकी? देखिए कविता, मेरा ऐसा मानना है कि भले ये हेल्थ केयर फंड हो या टेक्नोलॉजी फंड या कोई भी कमोडिटी फंड हो, कोई ये सेक्टोरियल या थेमेटिक फंड है, तो इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं रहती है। कभी अच्छा मतलब और रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करेंगे और कई बार ऐसा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस सब पार रहेगी। तो और एवरेज इन्वेस्टर के बस की चीज नहीं है कि वो
पता लगा सके या एंटीसिपेट कर सके कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। कई बार ऐसा होता है जब सेक्टर चल पड़ता है तब एवरेज इन्वेस्टर को मालूम पड़ता है टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा चल गया या फार्मा सेक्टर अच्छा चल गया। तो मेरे हिसाब से आपको जो वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और चूंकि फंड मैनेजर है वो भी सेक्टोरियल कॉल थोड़ी बहुत अपने इन्वेस्टमेंट पोर्शन की लेता है, तो ये जो सेक्टर की कॉल है वो एवरेज इन्वेस्टर को नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अच्छा ठीक है, ये आपकी खुद की राय होगी मेरे ख्याल से, जहाँ तक सेक्टर फंड्स की बात है आप आगाह कर रहे हैं निवेशकों को बलवंत जी, लेकिन सवाल ये भी है आईसीआईसीआई कमोडिटीज़ फंड जो है सेक्टोरियल थीम के लिहाज से कैसा है? अगर मुझे डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही डालना हो इसमें पैसा, तो मेरी रिस्क एपेटाइट कितनी होनी चाहिए और समझ मेरी किस तरह से होनी चाहिए इस तरह के फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करने की? वही कह रहा हूं मैं कविता कि हाँ। भले आईसीआईसीआई कमोडिटी फंड या कोई भी सेक्टोरियल फंड हो, हाँ। आप एक्सपर्ट है तो ही आपको ये सेक्टोरियल फंड का इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। नहीं तो मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा व्यूअर्स को कि आप सेक्टोरियल कॉल नहीं लें। अच्छा, मान लीजिए कोई समझता हो बाजार को, तो आप कौन सा सेक्टोरियल फंड रेकमेंड करेंगे? कौन सा हेल्थ केयर और आईटी में कौन सा रेकमेंड करेंगे? तो हेल्थ केयर में जैसे आईसीआईसीआई का फंड है वो अच्छा है, आईसीआईसीआई का ये कमोडिटी फंड है वो भी अच्छा है, पर टेक्नोलॉजी फंड का मेरे को आइडिया नहीं है। और वैसे कविता टेक्नोलॉजी फंड जो है वो पहले ही काफी चल चुके हैं, और ऐसा है कि ये आईआरसीटीसी जैसे इतना दौड़ लिया और अभी 2-3 दिनों में करेक्ट हो गया है, तो अभी ये जो सेक्टोरियल फंड है, जो टेक्नोलॉजी फंड है, आईटी फंड है, वो भी इसी स्पीड से हमेशा नहीं चलने वाले। चलिए आगे बढ़ेंगे और सतीश का सवाल मैं लूँगी जो कि आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड में आपको पूछ रहे हैं कि पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। मेरे ख्याल से ये निवेशित हैं पिछले 7 साल से, तो क्या बदलाव कर लें इस कैटेगरी के फंड में? देखिए कविता, ऐसा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है थोड़े सालों से, पर जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में बताया कि जैसे कैटेगराइजेशन हो गया है उसके बाद में लार्ज कैप फंड के हाथ बन गए, उनको 80% टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसके बाद में जो लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड है वो मेजोरिटी फंड जो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ये कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें, पर इस पे वॉच रखना जरूरी है। और अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड अपने बेंचमार्क से अगर नीचे परफॉर्म करना शुरू करता है तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर उनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो जो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ये बताइए, जहाँ तक ब्लू चिप्स की बात हो रही है, एक्सिस ब्लू चिप काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मर रहा है। ब्लू चिप्स में अगर अपने किसी फंड में से निकलना हो बलवंत जी, तो किस तरह के फंड में से तुरंत निकल जाना चाहिए? देखिए अभी जैसे बिरला सनलाइफ का जो फंड है या जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है वो भी वैसे हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्मर रहा है, पर पिछले साल भर में बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है। और निकलना है तो मेरी तो जो जहां तक लार्ज कैटेगरी की राय है, आपको इंडेक्स फंड में ही डालना चाहिए क्योंकि उसमें कॉस्ट आपकी बहुत कम है। कॉस्ट कम है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सही चुनाव करें किसी एक्टिव फंड में किसी अच्छे फंड मैनेजर को ट्रैक करते हुए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप कॉस्ट ज़्यादा देकर मुनाफा भी ज़्यादा कमा सकते हैं, जिसके लिए मनी मंत्रा आपके पास बैठा ही हुआ है। इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो में होना डाइवर्सिफिकेशन के लिए सही हो सकता है, स्थिरता के लिए सही हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा कमाई का मौका आपके पास है, और जहाँ तक मनी मंत्रा की बात है, हम आपको गाइड तो कर ही रहे हैं, तो आप सलाह भी ले सकते हैं हमसे उसी तरह से। जीतू का सवाल मैं लूँगी अब। बलवंत जी, एबी फ्रंटलाइन इक्विटी और एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन पर ये राय चाहते हैं। देखिए जो बिरला का जो फ्रंटलाइन फंड है वो तो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जो ये एक्सिस का इनोवेशन फंड है वो अभी मई 2021 में लॉन्च हुआ है, तो ज्यादा परफॉर्मेंस का हिस्ट्री नहीं है, तो इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस या पोटेंशियल के बारे में कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। परंतु अगर ये ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का जो नेस्डेक 100 का ETF है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है और रिटर्न भी अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, और इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा फिर? टैक्स ट्रीटमेंट? हाँ। अच्छा, टैक्स ट्रीटमेंट में ऐसा है कि ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये
इंडियन इक्विटी में अपना 65% इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म 2 साल बाद में होगा और 2 साल बाद में 20% के हिसाब से इंडेक्सेशन के बाद टैक्स लगेगा और उसके पहले आपका रेगुलर इनकम में ऐड होगा अगर आप 2 साल के पहले बेच देते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम एक्सिस ब्लू चिप पर बात ही कर रहे थे बलवंत जी, धीरज हमारे दर्शक हैं, उनका भी सवाल एक्सिस ब्लू चिप पर ही है। 15 साल के लिहाज से इसमें रहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अगर बेटर कैटेगरी अगर हो तो उसमें आप क्या इनको सलाह देंगे? देखिए 15 साल का समय है, ये बाजार के जानकार लगते हैं, क्या एग्रेसिव हो सकते हैं किसी फोकस फंड, फ्लेक्सी कैप या लार्ज और मिड कैप कैटेगरी? क्या इसमें इतनी अवधि के लिए निवेशित रहना सही होगा इनके लिए? हाँ देखिए कविता, ऐसा है कि अगर आपको इक्विटी का एक्सपोजर लेना है, भले वो म्यूचुअल फंड के जरिए लेना है या डायरेक्ट शेयर्स के जरिए लेना है, आपका कम से कम 7 साल का इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन होना चाहिए। तो 15 साल का टाइम हॉरिजन है वो बढ़िया है, परंतु अगर आप यह कॉल लेते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर स्कीम में 15 साल तक बने रहना चाहता हूं, तो वो मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा। आपका जो फंड है आप उसका पीरियडिकली रिव्यू करते रहे और अगर बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसमें से निकल सकते हैं। जहां तक सवाल इन्वेस्टमेंट करने का है तो मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे आप बता रही थी कि किसी को थोड़ा ज्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आज की तारीख में मेरे असेट का जो लार्ज कैप फंड है वो बेंचमार्क से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें डाल सकते हैं। आपको अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में डालना है तो आप क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें डाल सकते हैं या कोटक का स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। मिड कैप का कॉल लेना है तो वापस पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, वो अच्छा फंड है। मुझे ये बताइए आप कि किसी के पास अगर 15 साल का समय हो और 15 साल के समय के लिए एक इक्विटी, अग्रेसिव इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना हो बलवंत जी, तो किस तरह के फंड्स डालने होंगे पोर्टफोलियो में? मेरे हिसाब से अगर आपके पास 15 साल का समय है तो जैसे इतने लंबे समय में स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म करती है, और चूंकि 15 साल का समय है तो उसमें जो इक्विटी मार्केट की जो इनहेरेंट वॉलीटिलिटी है वो इवन आउट हो जाती है। तो अगर पक्का इनके पास 15 साल का समय है तो 50% मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, जैसे मैंने दो फंड बताए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वप्निल हमारे दर्शक हैं और निफ्टी 20 में निवेश कैसे करें, ये इनका सवाल है। देखिए ये ईटीएफ है निफ्टी 20, तो अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है, मतलब उतार चढ़ाव का फायदा लेना है तो आपको ये ईटीएफ खरीदिए, परंतु अगर आपको लंबे से समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी राय रहेगी आपको जो अच्छा सा इंडेक्स, जो निफ्टी का इंडेक्स फंड जिसकी फंड मैनेजमेंट चार्जेस कम है और ट्रैकिंग एरर मिनिमम है, उसमें डाल दीजिए, क्योंकि जो ईटीएफ है उसकी कॉस्ट रिलेटिवली ज्यादा है, निफ्टी 20 की भी कॉस्ट ज्यादा है। किस तरह के ईटीएफ में अगर किसी को दिलचस्पी हो तो निवेश करना चाहिए मौजूदा हालात में? हाँ, मतलब ऐसा है कि इक्विटी में निवेश करना है कविता, तो लम सम इन्वेस्टमेंट में कभी भी एडवाइज नहीं करूंगा। आप एसआईपी के जरिए या कुछ एसआईपी जैसा ही आप सेटअप कर लीजिए ईटीएफ के लिए भी, और ग्रेजुअली अपना जो पैसा है वो आप मार्केट में डालिए। पर मेरे हिसाब से अभी मार्केट बहुत गर्म हो गया है, मतलब एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन से भी बढ़ गया है, तो करेक्शन का चांस मुझे लगता है, परंतु हो सकता है मैं गलत भी हूं। पर देखिए 3 दिन से तो मार्केट करेक्ट हो ही रहा है। अब ऐसे में मुझे बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं बाजार के लेवल्स पहुंच गए हैं, क्या थोड़ा थोड़ा करके अपनी पैसों को मुनाफा वसूली के तौर पर निकाल लेना चाहिए? हाँ, अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है और अगर आपकी इक्विटी स्कीम्स स्कीम आपकी 1 साल से ज्यादा हो गई है तो उस पर चूंकि आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, पूरे साल में आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर 1 लाख का एग्जम्पशन भी है और उसके बाद सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। तो आपको जो असेट रीबैलेंसिंग की थियरी बोलते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तब आपका डिसाइड रहता है कि आपका डेट पोर्शन इतना रहेगा, इक्विटी पोर्शन इतना रहेगा। आप इवेल्युएट कर दीजिए आपका रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या हो गया है, और मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स का इक्विटी प्रोपोर्शन बढ़ गया होगा। तो
सब इन्वेस्टर्स को असेट रीबैलेंसिंग के जरिए इक्विटी में से पैसा निकाल के थोड़ा डेट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, जिससे कभी भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो वो उसका फायदा ले सकते हैं। अच्छा, किसी का अगर लक्ष्य नज़दीक आ गया है और इस तरह के बाजार के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें किस तरह की रणनीति आप सुझाएंगे? देखिए कविता, ऐसा है, बाजार का कोई भी लेवल हो, अगर आपका गोल स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है तो आपको आपका गोल से 2 साल पहले थोड़ा थोड़ा जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पैसा विड्रॉ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं जब आपका गोल आपके सामने खड़ा हो तब इक्विटी मार्केट की क्या हालत हो, और हो सकता है आपको लॉस में भी वो आपका इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करना पड़े। तो गोल बेस्ड जिनका इन्वेस्टमेंट है उनको तो 2 साल पहले रिडीम्पशन शुरू ही कर देना चाहिए, पार्शियली करना चाहिए, एकदम लमसम करने की जरूरत नहीं है। तरुण बीर हमारे अगले दर्शक है, कम रिस्क वाले अच्छे फंड्स इनको चाहिए, तो इन्हें क्या आप इंडेक्स फंड रेकमेंड करेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर शुरुआत ही कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड ऐसा कम रिस्क वाले नहीं है, उसमें भी जो इक्विटी की इनहेरेंट वॉलेटिलिटी वो तो है ही, और वो अपन मार्च 2020 में देख चुके हैं कि कैसे एकदम से मार्केट उतना नीचे चला गया। तो जो बिगिनर है उनके लिए मेरा सुझाव रहेगा कि वो एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में निवेश करें, जिसमें जो असेट में जैसे जो बता रहा था कि असेट रीबैलेंसिंग की जो जरूरत पड़ती है वो आपको करने की जरूरत नहीं, वो फंड मैनेजर अपने आप करता है, और उसमें 35% तक वो फंड मैनेजर डेट में इन्वेस्ट करता है। और जहां तक कौन सी स्कीम में पैसा डालना चाहिए, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी एंड डेट फंड है, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑफ लेट। अच्छा, ये बैलेंस एडवांटेज फंड भी तो एक कैटेगरी है ना? हाँ जी, बैलेंस एडवांटेज भी तो एक कैटेगरी है। हाँ, बैलेंस एडवांटेज भी एक कैटेगरी है, पर दोनों बराबर ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से, पर इनको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड में तो दूसरे भी एक्सपोजर, गोल्ड वगैरह का भी एक्सपोजर है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस फंड जो है, मतलब पहले बैलेंस फंड हुआ करते थे, आज की तारीख में जो हाइब्रिड एग्रेसिव इक्विटी फंड है उसमें पैसा डालना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे जितना मुमकिन हो सका हमने सवालों को शो में शामिल करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, समय निकालकर तमाम सवालों के जवाब आज देने की। और मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि अपने सवाल लगातार हम तक पहुँचाते रहेंगे। और हाँ, अब तक अगर निवेश के बारे में केवल सोच ही रहे हैं तो अब शो देखने के बाद तुरंत उस सोच पर अमल कीजिए। नमस्कार।